अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो डेमोग्राफी में आता है ना, वो आता है कि जो मोर्टेलिटी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इज़ द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ द मैन और द वुमेन टू कॉज कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चा पैदा होता है उसको एक्चुअली फर्टिलिटी कहते हैं ना, कितनी उसने की है। और फर्टिलिटी रेट जो पाकिस्तान का है ना, वो 3.2 है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद माइग्रेशन है। माइग्रेशन अफेक्ट्स द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया और द कंट्री बट नॉट द होल वर्ल्ड। और जब हमारे पास, मैंने बता दिया कि इमिग्रेशन होती है तो ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, और जब आउट माइग्रेशन होती है तो ग्रोथ रेट या पॉपुलेशन जो होती है वो कम हो जाती है। सो दिस इज़ द माइग्रेशन। फिर होता है मैरिज। सो मैरिज जो है, इसकी एवरेज जो एज होनी चाहिए वो होती है 18 ईयर्स। और वो कहते हैं कि अगर तो हम 18 ईयर्स में जो एवरेज एज है पाकिस्तान की या ओवरऑल वो इतनी होती है ना, लेकिन अगर हम उसको 21 ईयर्स तक ले जाएँ ना, मतलब 3 ईयर्स ज़्यादा करके मैरिज कर लें, 3 साल इंतज़ार कर लें, तो ये होता है कि जो पॉपुलेशन है ना वो कम हो जाती है फिर थोड़ी सी। तो पॉपुलेशन 25% कम हो जाती है अगर हम 18 से 21 ईयर्स तक मैरिज की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दें। फिर आपका यूक्यू है कि हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन को जो इतनी बढ़ती जा रही है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी फैमिली है, उसको दरअसल कंट्रोल करना है ना, तो हर फैमिली को कंट्रोल करेंगे तो ओवरऑल पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो फीमेल लिटरेसी रेट को ज़्यादा बढ़ा के ना, कि फ़ीमेल अगर एजुकेटेड होगी तो फिर उसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। इसके साथ साथ ये कि फ़ीमेल को कॉन्ट्रासेप्टिव्स का बताया जाए, किस तरह से तुमने फैमिली प्लानिंग करके चलना है। और इसके साथ साथ फैमिली लिमिटेशन रखनी है, इतने बच्चे नहीं होने चाहिए। और इंक्रीजिंग द एज ऑफ फीमेल मैरिज, जैसे कि मैंने बताया 18 से 21 ईयर्स तक एक्सटेंड कर लिया जाए तो वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देन अनदर यूक्यू जो कि आपका आता होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी के डिटर्मिनेंट क्या होंगे? सबसे पहला डिटर्मिनेंट ये होगा कि किस एज में मैरिज हो रही है, एज ऑफ मैरिज। जैसे कि मैंने बताया कि 18 ईयर्स में मैरिज होती है एवरेज, तो हमें उसके एक्सटेंड कर देना चाहिए थोड़ा सा 21 तक। तो उससे ये होता है कि फर्टिलिटी थोड़ी, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। फिर होता है ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, कि ज़्यादातर जो देखे गए हैं जो बर्ड्स होती है ना, वो होती हैं जो मैरिज के जो साल होते हैं ना, 5 से लेके 15 साल आफ्टर मैरिज, इस दौरान ज़्यादा बर्ड्स होती हैं। तो फैमिली प्लानिंग जो होती है वो किन किन लोगों की, फीमेल्स जो है उन फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए जो कि फ़र्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ मैरिज लाइफ में होती हैं, उनको सिखाया जाए। उसके बाद आता है स्पेसिंग ऑफ चाइल्ड, के एक बच्चे में और दूसरे बच्चे में जो वक्फा होना चाहिए स्पेसिंग का, बर्ड्स का, वो कितना होना चाहिए? 1 साल का गैप होना चाहिए तकरीबन। 1 साल के मतलब जो है कर देना चाहिए, मतलब 1 साल का गैप कम से कम होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर होता है एजुकेशन। एजुकेशन का जो फर्टिलिटी के साथ रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, कि हम जितनी ज़्यादा एजुकेशन करेंगे उतनी कम जो है फर्टिलिटी होगी। ठीक है, तो एजुकेशन हो गया। उसके बाद कि इकोनॉमिक स्टेटस, इसका भी जो है इन्वर्स रिलेशन है। आपको पता है ये जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं ना, ये वैसे ही चाइल्ड स्पेसिंग को बड़ा पसंद करते हैं, 2-2 बच्चे होते हैं इनके। तो इसकी भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इकोनॉमिक स्टेटस का। फिर रिलीजन में देखा जाए तो मुस्लिम जो होते हैं, बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ के रिलीजियस एसोसिएशन के, वो कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा ही होने चाहिए। तो मुस्लिम्स में जो है क्या होता है कि हाई फर्टिलिटी होती है दैन द हिंदूज़ एंड क्रिश्चियंस, जो इस बात में बिलीव नहीं करते। फिर न्यूट्रिशन अगेन के जो वेल फेड चिल्ड्रन होते हैं, मोटे ताज़े बच्चे होते हैं, अच्छी जिनकी डाइट होती है और इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर होता है, उनके अंदर कम फर्टिलिटी होती है, वेल फेड जो सोसाइटीज़ होती हैं। और फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग जितनी अच्छी होगी उतनी कम फर्टिलिटी होगी। ठीक है। अदर फैक्टर्स में क्या आ जाता है? अदर फैक्टर्स में आ जाएगा कि फ़िज़िकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स जो आ जाते हैं, कि जो अगर कोई किसी की जो है विडो हो गई है, कोई तलाक हो गई है किसी की, तो वो रीमैरिज उसकी हो जाए। ब्रेस्ट फीडिंग कितनी करवा रहे हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। कस्टम्स एंड बिलीव्स पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन पे डिपेंड करता है, बेटर हेल्थ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, हाउसिंग पे डिपेंड करता है। तो ये सब फैक्टर्स, मैरिज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, ये सारे मिला के जो है ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्टिलिटी होते हैं। तो इनके जस्ट आपको नाम आने चाहिए। देन अनदर यूक्यू, कॉजेज़ ऑफ हाई फर्टिलिटी। क्यों इतनी हाई फर्टिलिटी होती है? तो इसका यूक्यू बनता होता है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, दैन द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, दैन द
इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है फुल जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम फोर्स करता है वुमेन को टू हैव मैनी चिल्ड्रन। लैक ऑफ एजुकेशन वो भी सोशल फैक्टर में आ जाता है। अर्ली मैरिज हो जाना, फैमिली प्रेशर्स होना, स्पेशली जो मैंने बताया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में प्रेशर होता है कि ज़्यादा बच्चे हो, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल, कि नेचुरल अर्ज होती है पेरेंट्स ऑफ बीइंग पेरेंट्स एंड सीकिंग प्लेयर फ्रॉम द बियरिंग मैनी चिल्ड्रन। तो साइकोलॉजिकल कुछ लोग होते हैं कि नहीं हमारे ज़्यादा से बच्चे होने चाहिए। और फिर होता है इकोनॉमिक, कि इकोनॉमिक में आ जाता है कि ऑब्वियसली जो अच्छे इकोनॉमिक वाले लोग होंगे उनकी ये होता है कि वो कम बच्चे होते हैं, लेकिन ये जो गरीब लोग होते हैं इन्होंने, जैसे आपको पता है, इनके बहुत बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम कमाएंगे, हम भीख मांगेंगे तो हमारे साथ ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो भी भीख मांगेंगे ना, तो उससे एज अ सोर्स ऑफ इनकम वो जो है ज़्यादा बच्चे लेते हैं फिर इस तरह से। तो इस तरह से ना ये आ जाता है कि ये सपोर्ट भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कल को जाके हमारे बेटे होंगे वो हमें सपोर्ट करेंगे इकोनॉमिकली, तो इसलिए बच्चे होने चाहिए। फिर चौथा फैक्टर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है डेमोग्राफिक फैक्टर है कि टू मैनी चिल्ड्रन बॉर्न टुडे लेटर बिकम पेरेंट्स। और इसलिए जो है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ये कहते हैं कि कुछ मतलब किसी के बच्चे मतलब मर जाता है ना, बचपन में ही इन्फेंट मर जाता है या न्यू डेट मर जाता है, तो वो कहते हैं कि अब हाई फर्टिलिटी हो। तो ये सब इसके कॉजेज़ हैं, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स। फिर होता है कि हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो फर्टिलिटी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। किसी के छोटे छोटे बच्चे जो है वो अगर मरना शुरू हो जाए इन्फेंट 1 साल से पहले पहले, तो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो डेथ ऑफ इन्फेंट की वजह से रुक जाती है ना, जिसकी वजह से ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है। ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी राइज हो जाती है इन्फेंट के मरने के बाद। फिर रिप्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स आते हैं कि पेरेंट्स, वही हो गया कि जो अर्ली एजेस पे जिनके बच्चे मर जाते हैं फिर वो ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स के रिप्लेस करें उनको। और इंश्योरेंस में भी यही आता है कि एडल्टहुड से पहले कुछ लोग बच्चे मर जाते हैं, उनका इंश्योरेंस के लिए क्या करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, रिप्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स एंड द इंश्योरेंस इफ़ेक्ट्स, ये आपने जस्ट इनकी हेडिंग्स याद रखनी है और थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए यूक्यू के लिए। देन आता है बेसिक फर्टिलिटी मेजर्स, जिसमें क्रूड बर्थ रेट को हमने पहले पढ़ लिया था कि ये होता है कि उसमें एक्चुअली होता है कि सिंपलेस्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी होता है वो। उसमें जस्ट हम पॉपुलेशन को लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि उसमें कितनी लाइव बर्थ्स हुई ना 1 साल के अंदर। तो वो जस्ट एक छोटा सा मेजर होता है ना, लेकिन हमें कुछ और मेजर्स भी चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जनरल फर्टिलिटी मेजर लेना होता है। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, GFR, इट इज़ व्हाट एक्चुअली के 15 to 49 ईयर्स ऑफ फीमेल के अंदर कितनी बर्ड्स हुई हैं, ठीक है। क्रूड बर्थ तो पूरी पॉपुलेशन का था ना। GFR में क्या होता है, जनरल फर्टिलिटी रेट में क्या होता है, जनरली हम रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स देखते हैं कि 15 to 49 ईयर्स की फीमेल्स हैं, उनमें कितनी बर्ड्स हो रही हैं, दैट इज़ GFR। और उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर होता है नेक्स्ट इज़ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ठीक है। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ये होता है कि किसी एज, पर्टिकुलर एज में कितनी बर्ड्स हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 25 एज की फ़ीमेल्स, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 25 ईयर्स की फ़ीमेल्स में कितनी बर्ड्स हो रही हैं, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर एज की हमने फाइंड करनी है। तो ये हो गया। फिर होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसमें हम क्या करते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट में जो हमने पीछे फाइंड आउट किया था ना, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, किसी पर्टिकुलर एज में कितनी बर्ड्स हो रही हैं, उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है 5 से। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या आ जाता है कि टोटल उस एज में, उस एज स्पेसिफिक की जितनी भी लड़कियां थी उसमें कितनी रेट आ रहा है। फिर दो टर्म्स आती हैं आफ्टर फर्टिलिटी रेट, जिसमें हमने देखा कि क्रूड बर्थ रेट क्या था, जनरल फर्टिलिटी रेट क्या था, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट देखा हमने, टोटल फर्टिलिटी रेट देखा। फिर होता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और नेट रिप्रोडक्शन रेट, GRR, जिसमें हम देख लेते हैं कि गर्ल्स कितनी पैदा हो रही हैं, लड़कियां कितनी पैदा हो रही हैं, ठीक है, divided by average number of girls born divided by women experiencing the current fertility pattern assuming no mortality, कि जो करंट फर्टिलिटी पैटर्न चल रहा है उसमें गर्ल्स कितनी हैं, उसको हम कहते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स दैट वुड बी बॉर्न टू अ वुमेन इफ़ शी एक्सपीरियंसेस द करंट फर्टिलिटी पैटर्न थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव स्पैन। अपनी पूरी जो रिप्रोडक्टिव स्पैन है 15 से 49 ईयर्स तक का, उसमें कोई किसी चीज़ की मतलब उसके किसी बच्चे नहीं मर रहे, ठीक है, वही फर्टिलिटी पैटर्न चल रहा है और उसमें उसकी गर्ल्स कितनी बॉर्न हो रही हैं, उसको हम कहेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ठीक हो गया। और नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है कि डॉटर्स कितनी है, ठीक है, वो गर्ल्स जो थी ओवरऑल वुमेन की थी ना, ये जो नेट रिप्रोडक्शन रेट में डॉटर्स है ना, ये एक न्यू बॉर्न गर्ल की हैं,
कि एक जो न्यूबॉर्न गर्ल है आगे जाके उसकी कितनी बेटियां होंगी, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि वो नेट रिप्रोडक्शन रेट में आता है। और ये एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर है, ठीक है, कि इससे हमें पता चलता है कि अगर तो हमारा नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 का आ रहा है ना, इट मीन्स कि इसमें ये है कि ये वो है कि बिल्कुल हमारी जो बर्थ जो पॉपुलेशन है ना, वो क्या हो रही है कि फर्टिलिटी लेवल पे है, कि जितनी बर्थ्स हो रही हैं उतनी ही डेथ्स हो रही हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 है। देखें, ये जो डॉटर्स को हम क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि लड़कों से तो बच्चे नहीं हो सकते ना, लड़कियों से ही बच्चे होते हैं। तो न्यूबॉर्न गर्ल ने कल को कितनी डॉटर्स पैदा करनी है, अगर वो 2 चाइल्ड नॉर्म फॉलो करता है तो फिर ये 1 वाला आता है, नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 इक्वल आता है। तो उससे ये होता है कि बर्थ इज़ इक्वल टू डेथ रेट आ जाता है। लेकिन अगर ये 1 से कम होता है तो इसका मतलब कि वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से जो है ना कम है, ठीक है। और ये है कि इसमें क्या होता है कि फिर बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, डेथ रेट कम हो जाती है, और पॉपुलेशन क्या होती है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर होता है। और एवरेज जो हमारा होना चाहिए एनआरआर जो गोल होना चाहिए वो हमारा 60% होना चाहिए ऑफ दिस, कि टोटल से 60% होना चाहिए। ये तब ही अचीव हो सकता है जब हमारी 60% जो लोग हैं, जो कपल्स हैं, वो फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस कर रही हैं, ठीक हो गया। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट में ओवरऑल पूरी जो मदर्स हैं, जो वुमेन हैं, उनकी गर्ल्स कितनी पैदा हो रही हैं, और नेट रिप्रोडक्शन रेट में डॉटर्स, एक न्यूबॉर्न गर्ल कितनी अपनी पूरे लाइफ टाइम में पैदा करेगी, ठीक है। और ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर है। दिस विल बी योर MCQ। देन इज़ द CWR विच इज़ चाइल्ड वुमेन रेशो, कि एक जो वुमेन है और एक चाइल्ड है, मतलब कि वुमेन कौन सी हैं, जो 15 टू 49 ईयर्स की तकरीबन हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल्स हैं इतनी ईयर्स की, उनके अंदर से कितनी जो हैं नंबर ऑफ़ चाइल्ड हैं, मतलब 0 टू 4 ईयर्स के, इन वुमेन के मुकाबले में ये जो इस एज के बच्चे हैं वो कितने हैं, उसको हम कहेंगे चाइल्ड वुमेन रेशो। इसको हम तब यूटिलाइज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस रेशो को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी बर्थ रजिस्ट्रेशन स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो नहीं है, मतलब कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ नहीं करवाई ना, तो उससे फिर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हम वुमेन जो होती हैं प्रोडक्टिव एज, उनके मुकाबले में 0 टू 4 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको कंपेयर करके देखते हैं, तो इसको तब यूज़ किया जाता है। फिर आता है प्रेगनेंसी रेट, कि जो मैरिड वुमेन हैं रिप्रोडक्टिव एज की 15 टू 49 ईयर्स की, उनमें से कितनी नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज़ हैं, ठीक है, जो पूरी रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल्स हैं उनमें से कितनी प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रेगनेंसी रेट। फिर मैरिज रेट आता है। मैरिज रेट क्या है कि जो मिड ईयर पॉपुलेशन है उसमें कितनी उस साल जो वो साल है, फॉर एग्जांपल 2021 में इतनी पॉपुलेशन में से कितने लोगों की मैरिजेस हुई, तो नंबर ऑफ़ मैरिजेस इन द ईयर पर 1000 पॉपुलेशन में कितने लोगों की उस साल शादियां हुई, उसको हम कहते हैं मैरिज रेट, ठीक हो गया। उसके बाद जनरल मैरिज रेट आता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन में तो हर किसी की आ जाती है ना, छोटे से छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, बड़े बूढ़े लोग भी आ जाते हैं, उनकी तो शादियाँ नहीं होती। तो हम ये कंसिडर करते हैं, जनरल मैरिज रेट कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम जो रिप्रोडक्टिव एज के लोग होते हैं 14 टू 49 अगेन, उनमें से कितने मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है, उस साल, तो फिर हम जनरल मैरिज रेट यूज़ करते हैं, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन की तो मैरिज नहीं होती ना, इस वजह से। अबॉर्शन रेट सिंपली यही होगा कि जो वुमेन है चाइल्ड बियरिंग एज की, उनमें से कितनी अबॉर्शंस हर तरह की हुई हैं, ठीक है, मतलब ये सारी प्रेग्नेंट हैं, और प्रेगनेंसी में नहीं हम कंसिडर करते, हम ये देखते हैं कि अगर तो अबॉर्शन रेट होता है ना, तो फिर हम पूरी चाइल्ड बियरिंग एज फीमेल्स ले लेते हैं, उनमें से अबॉर्शंस कैलकुलेट करते हैं। और अगर अबॉर्शन रेशो होता है ना, फिर हम कहते हैं कि उनकी जो लाइव बर्थ्स हुई, ठीक है, उनमें से कितनी अबॉर्शंस हुई, ठीक है, नंबर ऑफ़ अबॉर्शंस परफॉर्म ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम पीरियड और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ्स, उस दौरान जितनी लाइव बर्थ्स हुई उनमें से कितनी अबॉर्शंस हुई, उसको हम रेशो देंगे। और जिनमें ये होगा कि चाइल्ड बियरिंग एज की वुमेन में कितनी अबॉर्शंस हुई, तो अबॉर्शन रेट होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पॉपुलेशन पायरामिड से नेक्स्ट से करते हैं।